दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी आज होते तो 153 बरस के होते। 153 बरस कहां कोई जीवित रह पाता है, लेकिन जो नहीं होता है उसका विस्तार उसकी मौत के बाद और ज्यादा हो जाए, ना सिर्फ राष्ट्रीय तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कल्पना के परे है। 1917 में हिंदुस्तान पहुंचे और 31 बरस तक जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रयोग भारत की जमीन पर किए, दुनिया नतमस्तक हो गई। आइंस्टाइन ने 1944 में लिखा, महात्मा गांधी आने वाली नस्लें याद करेंगी और वाकई पूछेंगी, क्या कोई ऐसा शख्स हाड़मास का भी था जो जमीन पर चलता था और आसमान को जीत लेता था, अंग्रेजों के सामने नजरें मिलाकर कहता था, तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, और गोल मेज की मीटिंग में सवाल उठते थे, महात्मा गांधी जो आप कह रहे हैं उस पर हम सिर्फ ठहाका लगा सकते हैं। और गांधी का जवाब होता था, हंस लीजिए, लेकिन एक दिन यह देश आपको जाने को मजबूर कर देगा, और इसके उलट देखिए आप जाने को मजबूर हो जाएंगे। आइंस्टाइन का जिक्र यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि आइंस्टाइन ने कभी मुलाकात महात्मा गांधी से नहीं की, और महात्मा गांधी के साथ कुछ पत्रों का व्यवहार आइंस्टाइन का जरूर हुआ। आइंस्टाइन के घर का जो उनका अपना स्टडी का रूम था, उसमें 2 तस्वीरें थी, दीवार पर टंगी हुई 2 तस्वीर। एक तस्वीर मैक्सवेल की, दूसरी तस्वीर न्यूटन की। लेकिन जब वो महात्मा गांधी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को उन्होंने समझना शुरू किया, तो फिर वो दोनों तस्वीरें उन्होंने दीवार से हटवा दी और उसकी जगह 2 और तस्वीर लगाई। उसमें एक तस्वीर अल्बर्ट श्वाइट्जर की थी और दूसरी तस्वीर महात्मा गांधी की थी। उनसे पूछा गया कि दरअसल ये तस्वीर आपने क्यों हटा दी है। उन्होंने कहा, बहुत सीधा सा जवाब है इसका, क्योंकि सफलता की तस्वीर तो हर कोई लगाता है, सेवा की तस्वीर कोई नहीं लगाता है, और इस वक्त इस देश को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दुनिया के उस पाठ को बदल दे जिस पाठ को कार्ल मार्क्स ने कहा, लेनिन ने कहा, माओ कह रहे हैं, अमेरिकी बाजार की अर्थव्यवस्था कह रही है, औद्योगिक क्रांति कह रही है, और कृषि क्रांति की तरफ बढ़ते हुए माओ के कदम भी कह रहे हैं। लेकिन इन सब से हटकर समानता और सहयोग और साथ खड़े हो पाने की ताकत और एक बड़ी लकीर खींचकर हर किसी को अपने साथ खड़े करने की स्थिति किसमें थी? ना लेनिन खड़ा कर पाए, ना माओ खड़ा कर पाए। कोई सी भी राज्य सत्ता में जब भी कोई परिवर्तन हुआ तो वह किसी के खिलाफ था, लेकिन गांधी किसी के खिलाफ नहीं थे। अंग्रेज कहते थे कि हम कैसे भारत को छोड़कर चले जाएं, हमें देखना होगा यहाँ के मुसलमानों का हाल, उनकी जो मांगे हैं देखनी होंगी। और गांधी कहते थे, एक नहीं 3 बार उन्होंने बैठक में जिक्र किया, हम तय कर लेंगे, ये मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, बौद्ध भी हमारे हैं, ईसाई भी हमारे हैं, जैन भी हमारे हैं। कल्पना कर सकते हैं, वो शख्स कह रहा था, हम सुलझा लेंगे, आप हट जाइए। और उसके भीतर का मैसेज ये था कि दरअसल आप उलझा रहे हैं, आप सुलझाने नहीं आए हैं। यहां से गांधी की शुरुआत और गांधी की मौत, इन दोनों के बीच आज जरा चंद पन्नों को खोलने की जरूरत है। ये पन्ने इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में गांधी को भुलाने की कोशिश बाखूबी हो रही है। गोडसे के लिए नारे इस देश में लगने लगे हैं, लेकिन सत्ता को इस बात का एहसास भी बाखूबी है कि वो गांधी को भुला नहीं सकता है। और आज जब गांधी जयंती का दिन, 2 अक्टूबर का दिन, तो आपको कोई सत्ता का ऐसा शख्स नजर नहीं आएगा जो गांधी के सामने नतमस्तक होता हुआ दिखाई ना दे, चाहे वो शख्स हिंदू महासभा से ही क्यों ना निकला हो। और हिंदू महासभा वाले भी बाखूबी जानते हैं, जब सावरकर ने माफी मांगी तो गांधी ही वो शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजों से कहा, यह शख्स तो माफी मांग रहा है, आप इसको रिहा कर दीजिए, कौन कहता है ऐसे। और दूसरी तरफ गांधी को आर्थिक और वैचारिक तौर पर 2-2 हाथ देने वाले बाबा साहब अंबेडकर
संविधान सभा में उस संविधान को लिख रहे थे जिस संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान का पहला मसौदा जुलाई 1948 में लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। जी नहीं, जुलाई नहीं, जुलाई में वो दूसरा मसौदा तैयार हुआ था। पहला मसौदा जब उन्होंने लिखा और उस मसौदे को लेकर पहुंचे तो वो तारीख 28 दिसंबर 1947 की थी। दूसरे मसौदे का जिक्र इसलिए है कि दूसरे मसौदे को जब पढ़ा गया तो उसमें एक सवाल उभर कर आया कि संविधान देखकर जो लगता है वह भूमिका से हटकर क्यों लगता है, और जिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है वो हटकर संविधान से क्यों लगता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने जिक्र किया। उन्होंने कहा, दरअसल जब मैं पहला मसौदा लेकर महात्मा गांधी के पास गया था तो महात्मा गांधी ने मुझसे कहा था यह संविधान भारत का लगता नहीं है, भारत के लोग इसमें कहां पर हैं। और जब इस बात का जिक्र मैंने संविधान सभा में किया तो उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र शुरू हुआ और भूमिका जो लिखी गई इस देश के गरीब वंचित लोगों को लेकर लिखी गई, जो हाशिए पर पड़ा तबका है उसको लेकर लिखी गई। और संविधान के भीतर जो अधिकारों का जिक्र है गांधी ने सचेत किया था, जिसको बड़े विस्तृत तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा की आखिरी बैठक में जिक्र किया। अगर संविधान को आपने इस देश में लागू नहीं किया और आर्थिक समानता उसके साथ नहीं दी तो यह महज कागज के पन्नों में तब्दील हो जाएगा। ऐसी स्थिति गांधी जगा सकते थे और गांधी को यह पाठ अपने तौर पर जानकारी के तौर पर बाबा साहब अंबेडकर ही दे सकते थे, जो खुले तौर पर कहते थे कि दरअसल आर्थिक समानता क्यों जरूरी है। इस पाठ को नेहरू ने कितना समझा, सरदार पटेल ने कितना समझा, इसके लिए तो एक ही वाकया काफी है। 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन, महात्मा गांधी दिल्ली की चकाचौंध में मौजूद नहीं थे, वो कोलकाता में मौजूद थे। और राजगोपालाचारी जब उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, बापू इस घर में रोशनी कर दूं, उन्होंने बोला रोशनी उस दिन करना जब इस देश के लोगों को आजादी मिल जाए। राजगोपालाचारी जी ने कहा, आजादी का ही दिन है बापू, आज रोशनी इसीलिए करनी है। बोले ये सत्ता हस्तांतरण है, आजादी नहीं है। आजादी उस दिन होगी जो हम आप देख पा रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, हम आप जो देख पा रहे हैं, जो गरीबी और मुफलिसी में हाथों में लोग तलवार और कटार लेकर निकल पड़े हैं। हम इन्हें कुछ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हमने और आपने दोनों ने पढ़ाई विदेश से की है और इस देश को सींचने की कोशिश की, भविष्य का भारत कैसा होगा ये बताने की कोशिश की, और संयोग देखिए 75 बरस बाद आजादी के, 74 बरस बाद महात्मा गांधी के ना रहने के बाद भारत के भीतर से हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे जाते हैं उसमें से सिर्फ 2% बच्चे भारत वापस लौटते हैं। सरकार का ही आंकड़ा है, और सरकार का ही आंकड़ा है कि जब हम अमृतकाल मना रहे हैं उस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा बच्चे उच्च शिक्षा के लिए भारत से ही निकले हैं और इनकी संख्या 8 लाख है। कल्पना कर रहे हैं, गांधी ने भी पढ़ाई विदेश और विलायत से ही हासिल की, नेहरू भी विलायत में ही पढ़कर आए थे। और उस पीरियड के स्वतंत्रता सेनानियों की जब आप लकीर देखनी शुरू कीजिएगा तो आप एक बात समझ जाइएगा कि वो जाते थे पढ़ने, लेकिन लौटना उनको अपने देश में था। यहां आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन आजाद भारत में जो निकल कर जाता है वो आजाद भारत में वापस क्यों नहीं लौटता है। इन परिस्थितियों को महात्मा गांधी के जरिए क्या परखने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि भविष्य का भारत कैसा होगा इस बार के बजट में, और लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया 25 बरस में भारत विकसित हो जाएगा। विकसित का मतलब है हम अमेरिका हो जाएंगे, विकसित का मतलब है हम यूरोपीय देशों की कतार में खड़े होंगे, विकसित का मतलब है हम चकाचौंध में समाये हुए होंगे। लेकिन क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि 25 साल के बाद इस देश के प्रधानमंत्री की उम्र क्या होगी, इस देश के राष्ट्रपति की उम्र क्या होगी, इस देश में तमाम नेताओं की उम्र क्या होगी, और 25 साल के बाद जो पीढ़ी
आज की तारीख में उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने जा रही है और जो नहीं जा पा रहे हैं उनकी उम्र क्या होगी? और क्या इस देश को वो नहीं हाँक रहे होंगे? और अगर हाँक रहे होंगे तो मौजूदा वक्त में वही पीढ़ी खामोश क्यों है? वह चुप क्यों है? हिंदू महासभा के लोग भी महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए नतमस्तक हैं, जहां से गोडसे निकले थे। सावरकर जब भाषण देने जाते थे तो आरएसएस के पास कोई भाषण देने वाला शख्स नहीं था। सावरकर भाषण देते थे और वो वहां से निकलते थे तो उसी जगह पर आरएसएस के लोग आ जाते थे, मजमा लगा देते थे और बताते थे कि किस तरीके से हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हमें करना है और महात्मा गांधी किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। गांधी को कभी यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन आरएसएस का बंदा है और कौन हिंदू महासभा का बंदा है। वह तो इस देश को खोज रहे थे और इस देश को राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाना चाहते थे। गांधी के वक्त में आपने लोगों को जातियों में बंटते हुए नहीं देखा होगा। धर्म के नाम पर बंटने की कोशिश सावरकर और जिन्ना के दो नेशन थ्योरी से निकल कर आई थी। एक खांटी हिंदू महासभा, दूसरे खांटी मुस्लिम लीग। दो धाराओं को लेकर वो चर्चा करे, उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची, भारत को एक राष्ट्र के तौर पर कैसे बनाया जाए। और उस राष्ट्र का मतलब यह कतई नहीं था कि सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण जातियों के नाम पर होगा और धर्म के नाम पर होगा। लेकिन एक चीज और जहन में रखिए, मौजूदा वक्त में जो सबसे महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी तमाम देश के संगठनों को साथ लेकर चलते थे। कांग्रेस के भीतर भी हिंदूवादी लोग थे। तिलक जिन बातों का जिक्र करते थे, गोखले ने पहले ही चेताया था उन्हें तमाम चीजों को लेकर और कहा था इसमें वक्त जायर मत करना, इस देश को समझ लो, उसके बाद जो लकीर खींचोगे देश तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और ध्यान दीजिए, उस दौर में अगर आप चले जाइएगा, कुछ देर के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचना शुरू कीजिए, कौन लोग थे वो जो इस देश में आजादी का संघर्ष कर रहे थे और कौन से लोग थे जो आजादी के संघर्ष के बाद आजाद भारत में जब चुनाव के मैदान में उतरे तो राजनीतिक ध्रुवीकरण की सोच उनमें कहां से आ गई। मौजूदा वक्त में अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, लोकतंत्र खत्म कर दिया है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया है। सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे हम इस पायदान पर पहुंचे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी को याद कीजिएगा तो आपको बताना होगा 15 अगस्त 1947 को वो अंधेरे कमरे में क्यों बंद थे। आपको बतलाना होगा कि पाकिस्तान जाकर भी मौलाना अबुल कलाम वापस हिंदुस्तान लौटे और चुनाव लड़ने के लिए जब वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा तो नेहरू ने उन्हें टिकट रामपुर का दिया, जहां पर 90% मुसलमान थे। मौलाना ने नेहरू से सवाल किया, इससे बेहतर तो मैं पाकिस्तान में ही रह जाता, वहीं चुनाव लड़ लेता, कुछ जरूरत ही नहीं थी। नेहरू ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि इस देश के भीतर में कोई ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर अभी खड़ी हो जो कि धर्मों के आधार पर बनते हुए भारत में पाकिस्तान के उस आस को भी जगाने की कोशिश करे जो लोगों को बांट दे। नेहरू अपने तरीके से सही थे, मौलाना अपने तौर पर सही थे। 1952 के बाद 1957 का चुनाव आया, नेहरू ने फिर मौलाना को रामपुर से ही टिकट दिया। इस बार मौलाना ने लंबा खत लिखा नेहरू को, विरोध जतलाया। 52 तो ठीक था, 57 कैसे ठीक होगा। यहीं से वह प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिस बात का जिक्र राजनीतिक तौर पर हम आंखें बंद करके एक तरफा सोचना चाहते हैं। इस देश को बनाना है तो राष्ट्र के तौर पर बनाना है। भगत सिंह और महात्मा गांधी, मौका मिले तो दोनों को एक साथ पढ़िए। आजादी के साथ जो पूर्ण स्वराज का जिक्र है उसमें राष्ट्र का जिक्र है। राष्ट्र भी ऐसा जिसमें हर समुदाय विशेष, हर जाति विशेष, हर धर्म को लेकर हर की समानता का जिक्र है। दोनों रास्ते अलग थे, ध्येय एक था, इसमें भी ना बटिए। लेकिन उससे आगे जब निकलिएगा और मौजूदा वक्त में आप आकर खड़े होइएगा ना, तो आपके सामने दोबारा से संविधान सामने आकर आपको चेताने लगेगा। उस संविधान के भीतर हर कुछ दर्ज है। उस संविधान के भीतर इस क्लाइमेट चेंज के दौर में पर्यावरण को लेकर जिक्र किया गया। आप कल्पना कर पा रहे हैं, संविधान सभा में पर्यावरण को लेकर चर्चा हो रही थी। उन्हें इस बात को लेकर चिंता थी कि दरअसल इस देश में पेड़, वन, पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे।
उन्हें इसका एहसास था। और यह एक अद्भुत प्रक्रिया है। जरा सोचिए, गोलमेज की मीटिंग में महात्मा गांधी लंदन पहुंचते हैं और जिक्र करते हैं, मैं चार्ली चैपलिन से मिलने जाऊंगा। चर्चिल फोन लगाते हैं, चैपलिन को बुलाते हैं, बोलते हैं तुमसे एक शख्स मिलने आएगा, उस शख्स की बातों में मत आना, वो टेक्नोलॉजी का विरोधी है और तुम फिल्म जो बना रहे हो वो टेक्नोलॉजी की बेस्ड है। चैपलिन बोला मैं तैयार रहूंगा। महात्मा गांधी मिलने गए। मिलने की कुछ तस्वीरें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, तकरीबन 1-2 मिनट का आपको हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन अंदर जो बातचीत हुई वो चैपलिन ने भी जिक्र किया, महात्मा गांधी ने भी जिक्र किया, चर्चिल ने भी जिक्र किया। वही चर्चिल जो कहता था कि भारत के लोग सत्ता संभाल नहीं पाएंगे। और जिस बात का जिक्र महात्मा गांधी ने 1909 में कर दिया था हिंद स्वराज में कि पार्लियामेंट बांझ होती है, इन सारी परिस्थितियों को मिला के जब आप मौजूदा वक्त में खड़े होंगे तो चार्ली चैपलिन से संवाद शुरू कीजिए। चार्ली चैपलिन कहते हैं महात्मा गांधी को, हमने सुना है आप टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं। महात्मा गांधी कहते हैं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की गुलामी नहीं कर सकता। मौजूदा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और मौजूदा राजनीतिक सत्ताएं दुनिया भर की चाहती हैं कि हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएं। और भारत जैसे देश में जहां पर 30 करोड़ लोग हैं, उनको हम हाथ पर हाथ धरे बैठा दें, टेक्नोलॉजी उनके काम में आएगी। हम टेक्नोलॉजी की गुलामी नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी हम अपने लिहाज से क्रिएट करेंगे। मुरीद हो जाते हैं चार्ली चैपलिन महात्मा गांधी की और बोलते हैं वाकई अब मैं सोचना शुरू कर रहा हूं कि मानव शरीर के भीतर की टेक्नोलॉजी को तो हम बना नहीं सकते हैं, रोबोट बना देंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी, मानव शरीर के भीतर की टेक्नोलॉजी कैसे बनाएंगे। ये पहला संवाद था। दूसरा संवाद चार्ली चैपलिन से निकलकर चर्चिल तक जाता है और चर्चिल जब इस बात का जिक्र कहते हैं कि ये देश तो बेच के खा जाएंगे जो सत्ता में आएंगे। महात्मा गांधी ने इसका जिक्र ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखकर 1909 में हिंद स्वराज में कर दिया और कहा कि दरअसल पार्लियामेंट बांझ होती है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसके भीतर हम नुमाइंदों को भेजते हैं लेकिन वो नुमाइंदे जनता के पैसे को खाते हैं। और ब्रिटिश की जनता भी जानती है, ब्रिटेन की जनता, कि दरअसल ये उन पे बोझ है पार्लियामेंट। सड़क की सुई को घुमाइए, जब आप घड़ी की सुई को घुमाएंगे तो 2022 में आकर खड़े होंगे और आपके जहन में 2 सवाल होंगे। विपक्ष के नेता या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर राहुल गांधी की पहचान आएगी। राहुल गांधी जब खुले तौर पर कहते हैं कि इस पार्लियामेंट के भीतर हमको बोलने नहीं दिया जाता है, हमारी बातों का कोई जिक्र नहीं होता है, हम एक कदम और आगे आपको ले जाते हैं। क्या वाकई इस देश में किसी कैबिनेट मिनिस्टर को जानते हैं? आपको पता है इस देश का पर्यावरण मंत्री कौन है? आपको पता है कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री के बारे में जानते होंगे। किसान आंदोलन हुआ तो वो शख्स बार बार बाद में आया, लेकिन अभी आपके जहन में कृषि मंत्री का नाम नहीं आएगा, ये जानते समझते हुए। दुनिया के बाजार में भारत ने अन्न पर जब प्रतिबंध लगाया कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कृषि मंत्री को सामने आना चाहिए था, नहीं आए। खाखा रखने के लिए कॉमर्स मिनिस्टर आ गए। कॉमर्स मिनिस्टर आप नहीं जानते होंगे, पीयूष गोयल है। फाइनेंस मिनिस्टर महिला ना होती तो आप नहीं जानते। तो जिस देश के भीतर में गवर्नेंस को संभाले हुए लोगों से आप परिचित नहीं हैं और सब कुछ एक जगह जाके सिमट गया है, वहां पर अगर हम लोकतंत्र के पिलर्स का जिक्र करना शुरू कर दें और गांधी जी को याद करें तो आपके जहन में एक सवाल और आएगा। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगी। संविधान सभा के भीतर 16 दिनों तक इसको लेकर चर्चा हुई है और 16 दिनों तक चर्चा, सवाल था कि हर अदालत क्यों नहीं करेगी। और संविधान में जब सारी चीजें दर्ज हैं तो संविधान के आश्रय ही सारे निर्णय और फैसले अदालतें क्यों नहीं लेगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्यों? बड़ी लंबी बहस चली। लेकिन आज की तारीख में इंस्टीट्यूशंस जो एक पिलर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थान, ध्वस्त हो गए। नाम लेना पड़ेगा तो नाम आपके सामने है। इस देश के भीतर में सीवीसी, इस देश के भीतर में सीबीआई, ईडी, जांच प्रीमियर एजेंसीज, इस देश के भीतर में चुनाव आयोग को लेकर भी संविधान सभा में चर्चा हुई। लेकिन जब सारे संस्थान सत्ता के अनुकूल हो जाए, संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट को लेकर खुले तौर पर यह सवाल किया जा रहा हो कि दरअसल किसी भी फैसले का अंत
यह कहकर राजनीतिक सत्ता कैसे खत्म करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। चाहे वो राफेल डील का सवाल हो जहां पर पैसे फंसे हुए थे, चाहे वो पेगासस का जिक्र हो, वो जासूसी का जिक्र हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हम कुछ नहीं बताएंगे और चीफ जस्टिस खामोश हो जाते हैं। उसके भीतर यह सवाल था कि सवाल ही पैदा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जब संविधान की व्याख्या करेगी तो वो संविधान देखेगी, वो सत्ता को नहीं देखेगी। और इसी अक्ष तले आपको अगर 2002 के दंगे याद आ रहे हैं तो हमें भी 1984 याद आएगा, हमें 1989 का भागलपुर का दंगा भी याद आएगा। ध्यान दीजिए हर परिस्थिति में लकीर कहां चली। राष्ट्र गायब था, वो राष्ट्र जो गांधी सोचते थे, वो राष्ट्र गायब हो गया। झटके में सिख सामने खड़े थे, झटके में मुसलमान और हिंदू सामने खड़े थे। किसी ने नहीं कहा कि कानून फेल हो गया, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो संविधान के हिसाब से राज्य में जो भी सत्ता संभालता है संविधान की शपथ लेता है, इसलिए लेता है क्योंकि उसको कानून का राज चलाना है। कानून का राज गुजरात में फेल हुआ, इस देश में फेल हुआ, हर दंगों के साथ फेल होता है। लेकिन हम लोगों को बांटकर उस ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़ जाते हैं जिस ध्रुवीकरण को लेकर चिंता पूना पैक्ट के समय बाबा साहब अंबेडकर को थी और संविधान बनते वक्त महात्मा गांधी को थी। ऐसा नहीं है कि उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों ने चिंता व्यक्त नहीं की हो, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं टटोला, क्योंकि शॉर्टकट अगर आपको सत्ता तक पहुंचा सकता है, और सत्ता उस मस्ती और मलाई का नाम है जो जनता के पैसे से, इस देश के संसाधनों के पैसे से आपको रईसी में ढाल दे, और धीरे धीरे स्थितियां इतनी विकट होती चली गई देश के लिए, और दूसरी तरफ सत्ता की परिस्थिति इतनी अनुकूल होती चली गई कि इस देश को ही चंद हाथों में सौंपने की स्थिति में आ गए कि ये कॉरपोरेट मित्र हमारे हैं, उनका नेटवर्थ बढ़ेगा, देश का नेटवर्थ कम होगा, देश का विकास दर कम होगा, और मित्र कॉरपोरेट का नेटवर्थ दुनिया में इतना रईस हो जाएगा कि दुनिया का सबसे रईस शख्स होने पर वो इतराएगा। वो देश का नागरिक है या नहीं है, प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक हैं या नहीं है, हमने और आपने उन्हें चुना है कि नहीं चुना है। यही वो सवाल थे जिसको लेकर महात्मा गांधी 1947 15 अगस्त के दिन कोलकाता के अंधेरे कमरे में बैठे थे और ये कहकर बैठे थे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बीबीसी का संवाददाता बाहर खड़ा था, नोट भिजवाया, दुनिया भर की भाषा में बापू आपके इंटरव्यू को ट्रांसलेट करके दुनिया भर में बताएंगे। बापू बोले मुझे लालच मत दो। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्टर था, बापू ने उसको भी मना कर दिया, और होते होते स्थिति उस वक्त मीडिया को दरकिनार देश के लिए बापू कर रहे थे। आज सत्ता मीडिया को भोंपी बना के उस फोर्थ स्टेट को भी हड़प ले गई जिसके आश्रय इस देश को सच जानना चाहिए था और मीडिया को सवाल करना चाहिए था। हम और आप कहां खड़े होंगे इस गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, संविधान के किताबों के पन्नों में बापू की तस्वीर पर माला पहनाते हुए, राजघाट पर नतमस्तक होते हुए, या फिर यह देखकर खुश होंगे कि चलिए बीजेपी की सत्ता है, एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है, वह भी नतमस्तक है, और हिंदू महासभा से निकला हुआ शख्स उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वह भी नतमस्तक है गांधी के सामने। क्योंकि गांधी होते तो 153 बरस के होते, और 153 बरस किसी की उम्र होती नहीं है, लेकिन यह किसे पता था कि गांधी की मौत के बाद गांधी की पहचान इस देश से वैसे ही जुड़ जाएगी जैसे गंगा की अविरल धारा है। तो ना आप गंगा को मिटा सकते हैं, ना गांधी को मिटा सकते हैं। सत्ताएं तो आती जाती रहेंगी, आज ये है कल कोई और होगा। तैयार भी होना है, खड़े भी होना है, सरोकार भी बनाने हैं, लोगों के साथ भी चलने हैं। आपके जहन में राहुल गांधी आ रहा है, राहुल गांधी भी 150 दिन चल तो लें, बदल जाएंगे। इस देश के कल्चर के भीतर की मिट्टी कुछ ऐसी है, उनके साथ खड़े होइएगा तो उसके रंग में आ जाइएगा। मनाइए कि बदल जाएं और इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की दिशा में कोई कदम तो उठे, अन्यथा अगले बरस भी 2 अक्टूबर आएगा। माला पहनाते हुए इन्हें हम देखेंगे, नतमस्तक होते हुए भी देखेंगे, गांधी का प्रचार प्रसार और होगा, लेकिन वह विचार कहाँ गायब हो गए? इस राजनीतिक व्यवस्था ने उन विचारों पर कौन सा मुलम्मा चढ़ा दिया
ये सारे सवालों के साथ आज हम आपको छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।